हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स को। काफ़ी दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। हमारा यहाँ पे कोशिश था कि जल्द ही हम ऑनबोर्ड क्लास को चालू करें, फिर से कंटिन्यू करें। ठीक है, 2-3 क्लासेस जो है मैं ऑनबोर्ड क्लासेस पढ़ाया था, उसके बाद से फिर से अगेन सब लॉकडाउन की वजह से सब फिर गड़बड़ हो गया। तो अगेन हम लोग आ गए हैं यहाँ फिर से ऑनबोर्ड क्लास को लेकर के, जहाँ हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग को। तो जैसा आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को गॉस के नियम का व्यंजक जो है पूरा अच्छे से समझाया। गॉस का नियम होता क्या है, उसके संबंध में जो व्यंजक आते हैं वो मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को वो प्रोवाइड करा रखा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस के नियम के अनुप्रयोग आखिर हैं क्या, तो 3 अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं स्टार्टिंग से कह दे रहा हूँ, लेकिन तीनों के तीनों अनुप्रयोग हम जो है आज इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसे मैंने अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 को 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो ए और बी तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, सी कंप्लीट हो जाएगा आज। क्लियर? चलो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी को मैं कहूँगा, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया कैसे चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। ये लास्ट पार्ट है। आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग करते ही ये जो चैप्टर नंबर 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लेना आप लोगों को, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग 1 बाय 1 देखेंगे। 3 अनुप्रयोग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हेडिंग डाल लिए। देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एक वायर के, एक लंबे वायर के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, गॉस के नियम से निकालेंगे। फिर देखेंगे एक शीट के लिए, ठीक है, एक शीट के लिए देखेंगे, तो लंबे वायर के लिए देखेंगे पहला अनुप्रयोग। दूसरा है एक पतले चादर शीट के लिए देखेंगे। तीसरा जो अनुप्रयोग रहेगा एक गोलीय कोश या गोली खोल के लिए। ठीक है, तो ये 3 अनुप्रयोग है, 1 बाय 1 देखेंगे। सभी में तीव्रता निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आप हेडिंग डाल लो, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला हेडिंग डाल लेना, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहला है यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना, अनंत लंबाई के एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये हेडिंग डाल लो, जैसा हेडिंग है बस उसी को समझ लेना अच्छे से। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनेटली लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। क्लियर? तो ये हमको देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समझ आ गया सभी लोगों को?
देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का एक वायर ले लेते हैं, एक अनंत लंबाई का एक तार ले लेते हैं जिसको मैंने ए बी नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लेना। माना ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। इस अनंत लंबाई वाले तार पर आवेश संतत रूप से वितरित है। तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है ये चीजें। माना ए बी अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है। चलो पूरा लिख दूं क्या मैं? इसका व्यंजक देखने के लिए हम लोग, माना एक न एक एप्लीकेशन हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे समझना है, तीनों की तीनों एप्लीकेशन आपको अच्छे समझना है। माना ए बी एक अनंत लंबाई का, माना ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। माना ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। इस अनंत लंबाई देखो अनंत लंबाई का कह रहे हैं मतलब ये इनफाइनाइट है, कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम भी बना लेते हैं, चलो आपको समझ आएगा। मान लेते हैं ये जो है एक तार है अनंत लंबाई का, एरो लगा दिया इसीलिए मैं। ठीक है, इसकी लंबाई अनंत है। अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है। इस अनंत लंबाई वाले तार पर आवेश संतत रूप से वितरित है। इस अनंत लंबाई वाले तार पर आवेश संतत रूप से वितरित है। किस तरह से वितरित है? संतत रूप से वितरित है। देखो डायग्राम में मैं बनाऊंगा, इसको भी वितरित है। ठीक है, देखो इस तरह से आवेश जो है इस पर है, हाँ इस पर आवेश है। इस अनंत लंबाई वाले तार पर आवेशित चालक तार है, इस पर आवेश इस तरह से वितरित है। ठीक है, आवेश यहाँ पर वितरित है। क्लियर हो गया? इसका जो तार का आवेश का, यहाँ पे तार पर जो आवेश है उसका रेखीय घनत्व, क्योंकि ये क्या है, एक रेखा है। तार कैसा है? एक रेखा है, तो रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय घनत्व बोल सकते हैं डायरेक्ट। इस तार पर, रेखीय घनत्व लैम्डा है। रेखीय घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व और आयतन घनत्व हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये पहले से मैं इसके भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 पूरी चीज़ों को आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से आपको देखना है। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पीछे के वीडियो लेक्चर भी आप अवश्य देखो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ आएंगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अगर हम इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने एक अनंत लंबाई का क्या ले लिया, एक तार ले लिया। इसको हम लोगों ने ए बी नाम दे दिया। ठीक है, ए बी अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है ना, जिस पर अनंत लंबाई वाले तार पर जो आवेश संतत रूप से वितरित है। ठीक है, मान लेते हैं। क्लियर? अब देखो आगे क्या करते हैं, इस रेखीय आवेश से r दूरी पर, यह रेखीय आवेश है, इससे r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है। कोई बिंदु क्या है? P है, मान लेते हैं। इस जो अनंत रेखीय आवेश है उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए स्मॉल r जो दूरी लिए उसी की त्रिज्या का और स्मॉल l लंबाई का एक क्या करते हैं, बेलन की रचना कर लेते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा तो बता रहा हूँ। देखो ये स्मॉल l लंबाई का बेलन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और इसकी त्रिज्या स्मॉल r ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल r त्रिज्या इस तरह से हम लोग एक बेलन की रचना कर लिए। ठीक है, इस ए बी जो अनंत लंबाई का तार लिए थे
उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये एक बेलन की रचना किया। ठीक है, बेलन की रचना कर लिए। ये बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल E है। क्लियर हो गया। अब इतना चीज तो हमको पता चल गया, तो आपको क्या नोट डाउन करना है, यहां से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिख लेना है, इस रेखीय आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल a लंबाई का एक बेलन का रचना करते हैं। यही जो बेलन हम लोगों ने बनाया है, यही गॉसी पृष्ठ की भांति ये व्यवहार करेगा। ये किस पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहे हैं, देखो ये बेलन जो हम लोगों ने बनाया वही गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहा है। यही तो देखो, गॉस का जो नियम है ये है गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो गॉस का नियम सिर्फ गॉसीय पृष्ठ के लिए ही तो वैलिड होता है ना, ये तो मैंने बताया। तो गॉसीय पृष्ठ जब तक नहीं रहेगा ये नियम जो है वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए गॉसीय पृष्ठ हमको बनाना ही है। यहाँ तक बात समझ आ गया। तो इस बेलन पर ध्यान से देखना, इस बेलन पर 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला पृष्ठ जो ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, ये ठीक है, इसको और अच्छे से बना देता हूं मैं। चलो इस तरह से, एक पृष्ठ ये ऊपर का हुआ, एक पृष्ठ ये नीचे का हुआ, और एक इसके वक्र में दिख रहा है, वक्र में ये वाला पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन के 3 पृष्ठ दिख रहे हैं। इसको पहला पृष्ठ बोल दिया H1, सरफेस 1, पृष्ठ 1। इसको नीचे वाले को बोल दिए दूसरा पृष्ठ S2, और ये जो वक्रीय पृष्ठ है उसको बोल दिए तीसरा पृष्ठ S3। तो S1, S2, S3 है क्या, समझ आ गया। इस बेलन के 3 पृष्ठ हैं, तो इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। नेक्स्ट लिख लेना, इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं या 3 पृष्ठ हैं। कौन कौन से पृष्ठ हैं भाई, पहला पृष्ठ है कौन सा, वृत्तीय पृष्ठ। देखो ये वृत्त है ना, तो वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। दूसरा कौन सा पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ, जिसको हम लोगों ने S1 नाम दिया। दूसरा पृष्ठ भी वृत्तीय है, वृत्तीय पृष्ठ, इसको भी नाम दे दिया हम लोगों ने S2, वृत्तीय पृष्ठ S2। नीचे वाला देखो ये भी वृत्ताकार, और जो ये S3 दिख रहा है वो वक्राकार है। कैसा है, वक्राकार। बेलन सपोज करो ये चौक है जो बेलन की तरह है, तो ये उसका वृत्त रहेगा। ये नीचे वाला भी वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त, और ये जो है वो वक्र की भांति है, तो इसको हम लोगों ने कहा क्या, वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, तो थर्ड जो है वो है वक्रीय पृष्ठ। 3 पृष्ठ हैं यहाँ, 2 जो है वृत्तीय पृष्ठ हैं और एक जो है वक्रीय पृष्ठ है। इसको हम लोगों ने S3 नाम दिया। तो S1, S2, S3 क्या क्या है पूरी तरह से समझ आ गया। जितना भी डायग्राम बनाया आप लोगों को समझ आया यहाँ तक, क्लियर। अब ये अनंत लंबाई का है, इसको एक L लंबाई का भी ले सकते हो, अनंत लंबाई कह दिया हम लोगों ने, है ना। इसकी लंबाई, ये वायर की लंबाई बहुत है, आगे पीछे कितनी भी जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ स्मॉल L लंबाई के लिए स्मॉल L लंबाई का हम लोगों ने एक बेलन बनाया, बस उसी पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक, तो चित्र समझ आ गया सभी लोगों को। ठीक, अब देखो यहां पे जो S1 और S2, ध्यान से समझना बात को, S1 और S2 समांतर है। वृत्तीय पृष्ठ S1 और वृत्तीय पृष्ठ S2 समांतर है। ठीक है, किसके समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। S1 और S2 समांतर है, अतः उसे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हुआ कि नहीं। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हो 3 पृष्ठ है हमारे पास, तीनों के बारे में बताता हूं, देखो 1 बाय 1 करके। तो कुल जो है विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। चलो देखते हैं, बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। चलो बताएंगे सर क्या होता है कुल विद्युत फ्लक्स जो है, बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई। क्या होगा, फाई ई। फाई ई इज इक्वल टू पहले पृष्ठ H1 से, बंद पृष्ठ है H1 ले लिए, या बस
S1 लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। S1 से होगा तो फाई ई का फॉर्मूला पता है, E इंटू डी एस होता है। क्या होता है? E इंटू डी एस। ये मैं पहले से बता चुका हूँ, विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी एस होता है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस होता है क्या बच्चों? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस होगा। इसी तरह से प्लस दूसरा भी पृष्ठ है S2, इससे क्या हो जाएगा? वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस। फिर हो जाएगा तीसरा पृष्ठ S3, ये क्या हो जाएगा? E इंटू डी एस। ये तीनों समझ आ गया, इसको S3 लिख देते हैं। तीन ही तो पृष्ठ हैं, तो कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा ये तीनों में से ही गुजरेगा। ठीक, चलो आगे बनाते हैं इसको, ध्यान से देखना, इसको बहुत समझने वाली चीज़ है। फाई ई इज इक्वल टू S1 मैं कह रहा हूँ इसको, अब S1 पे जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखो, वेक्टर को हटाते हैं, वेक्टर फॉर्म को हटा दिया हम लोगों ने, तो इट विल बिकम, ये कैसा हो जाएगा? S1 ई डी एस कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर को हटा रहे हैं ना, और डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना, तो डॉट रहता है तो कॉस थीटा, क्रॉस रहता है तो साइन थीटा। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो देखो, डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सूत्र है, समझ जाओ सीधा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अगर है हमारे पास तो इसका फॉर्मूला बनता है ए इंटू बी कॉस थीटा। बस समझ आ रहा है सभी लोगों को? अगर वेक्टर के फॉर्म को हटा के हम लोगों ने बस परिमाण देखा, मैग्नीट्यूड बस देखा, तो ये बनता है इसका फॉर्मूला। तो आपके पास क्या हो गया? ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस थर्ड वाले का भी वही होगा, प्लस S3 ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पे तीनों के लिए? अब ध्यान से देखो, S1 से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कहाँ जाएगा? तो इसके क्या होगा? लंबवत गुजरेगा, मतलब यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ S1 के लिए ये जो थीटा है कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा? तो फिर से लिख देते हैं, देखो फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा S1 के लिए लिख रहा हूँ ना, S1 के लिए ई डी एस कॉस 90। ठीक है, S1 के लिए ऐसे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और वैसे S2 के लिए भी 90 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? S2 के लिए भी ई डी एस कॉस 90, और थर्ड जो है नीचे लिख रहा हूँ उसको S3 ई डी एस कॉस 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो थर्ड ये वक्र है, वक्र के इधर देखो, ये जैसे मान लो ये बेलन है, तो वक्री पृष्ठ की बात करें तो वक्री पृष्ठ के लंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं ना। तो ये जो इसके लंबवत गुजरेगा मतलब कोण क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन, कोण बन रहा है 0। इसके इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इसके समांतर हो गया, है ना, या विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोण यहाँ पे 0 होगा। तो S3 के लिए बस 0 होगा। देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे भी जा रहे हैं और वैसे ही विद्युत फ्लक्स भी जाएगा, तो दोनों के बीच कोई कोण नहीं है। और जबकि ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ से विद्युत फ्लक्स, देखो इधर ऐसे विद्युत फ्लक्स जाएगा तो कोण 90 अंश बन रहा है इन दोनों के बीच, समझ आ रहा है? वैसे नीचे, लेकिन अगर मैं वक्री पृष्ठ की बात करूँ तो वक्री पृष्ठ में इसी के समांतर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण जो है 0 अंश हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब मान रख देते हैं, तो फाई ई का मान यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना? चलो इतना जल्दी से नोट डाउन करो, एक बार देख लेता हूँ पूरा कैप्चर हो रहा है ना? हाँ क्लियर है, सभी लोगों को समझ आ रहा है। चलो तो यहाँ तक समझ आ गया ना? अब देखो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, अच्छे से इसको पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो क्लियर, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस देखते हैं। तो जरा ध्यान दो, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 हो गया, ये 0, तो ये पूरा 0, ये क्या हो गया? ये हो गया 0, और ये 0 हो गया तो 0 इंटू इस कुछ भी करो 0 ही हो जाएगा। वैसे ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया 0, ये भी 0 हो गया। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना, तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ बचाइए, सिर्फ बचाइए। क्यों? क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। क्लियर? तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ सरफेस 3 बस बचा है। सरफेस 1 और सरफेस 2 का जो हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स निकाला हो तो 0 हो गया, तो सरफेस 3 का बस, ठीक है, जो वक्री पृष्ठ 3 था, ये S3 बस का विद्युत फ्लक्स बचा रहेगा। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो फाई ई इज इक्वल टू
H3EDS होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब बात समझ आ गया यहाँ तक, आगे देखिए। ठीक, चलो तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, गॉसी पृष्ठ है, क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिए, या इंटीग्रेशन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस नॉर्मल इंटीग्रेशन भी कर दोगे तो भी चलेगा। ये ds हो गया। ठीक, ई तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया। चलो H3 फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, अब ये ds का वैल्यू होगा क्या भाई, ds का वैल्यू वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रीय पृष्ठ, क्योंकि S3 की बात कर रहे हैं हम लोग। S1 S2 रहता तो ये वृत्तीय पृष्ठ था, ये भी वृत्तीय पृष्ठ था, लेकिन बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्लास 10 में पढ़ा आप लोगों ने मैथ्स में। बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला, फिर भी अगर आपको ये ध्यान नहीं होगा तो बेलन का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrl। ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्री पृष्ठ तो है, S3 मतलब वक्री पृष्ठ है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πrl होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, E इंटू ये जो इंटीग्रेशन था ds का, उसको हटा करके आपको लिख देना है क्या, 2πrl। क्यों हुआ, क्योंकि ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है। बेलन का यहाँ पे टोटल जो है विद्युत फ्लक्स का मान निकल गया, फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू 2πrl हो गया। ठीक, आगे देखते हैं अब इसको। चूंकि गॉस के नियम से आप क्या जानते हो, चूंकि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हमें क्या पता है, बताओ जरा। गॉस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू कुछ होता है, जल्दी बताओ, फटाफट याद करो। इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा है आप लोगों को, फाई इज इक्वल टू क्या होगा गॉस के नियम से, बताओ। याद आया क्या, क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये भी फाई ई के बराबर, ये भी फाई ई के बराबर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 दोनों इक्वल है ना, तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। डायग्राम बना लियो सभी, है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, चलो। ये तो फाई ई इक्वल टू ये भी है, समीकरण 1 आपको मिला, फाई 2 भी समीकरण 2 मिला हमको, फाई 2 ये भी इक्वल है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखो बेटा क्या हुआ, ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि फाई ई इक्वल है तो ये इक्वल होगा इसके। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। हमको क्या निकालना है, हम काम क्या क्यों कर रहे हैं भाई, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अरे भैया विद्युत क्षेत्र ही तो निकालना है। यहाँ देखो जरा विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। यहाँ पे ई दिख रहा है, ई को उधर ही रखो क्योंकि हमको इसी का मान तो निकालना है। ई को वहीं रहने दो और बाकी सब चीज़ों को इधर ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो Q अपॉन ये जो चीज़ें हैं इतनी, वो चले जाएगा इधर और अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। अब इसको और अच्छे से अगर आप जमा के लिख दिए तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा क्या, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू RL। चलो यहाँ तक तो समझ आ रहा है हमको। एक और चीज़ है भाई, रेखीय घनत्व नाम का कोई चीज़ तो होता है। रेखीय घनत्व क्या होता है, जल्दी बताओ, चलो याद करो रेखीय घनत्व क्या होता है। ठीक है, रेखीय घनत्व यदि आपको याद आ गया तो आगे का काम बन जाएगा बहुत आसान। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, चलो इसको भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ये पहले भी बता चुका हूँ वैसे में, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व आप पूरा लिख लेना इसको। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, यही होता है बच्चों।
तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल हो जाएगा क्या, इस मान को उठा करके आप यहाँ रख दो, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो आप क्या करो, Q का मान जो है, आवेश का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहाँ तक बना लियो। चलो आगे देखते हैं भाई। तो समीकरण 3 में आप इसके मान को रख दो, सो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम समीकरण 3 से इक्वेशन नंबर 3 से देखो Q का वैल्यू, Q का मान क्या है, लेमडा इंटू एल है, लेमडा इंटू एल यहाँ रख दो। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल। ये एल और ये एल कैंसिल हो गया बेटा, हमारे पास बचा क्या, देखो, तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यही जो है ये आपको मिल गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यही अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक मतलब समझ रहे हो ना, जिसके बारे में पूछा है हमको, ठीक। तो एग्जाम में आता है, कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आता ही है, तो यही अभिष्ट व्यंजक है। और अभिष्ट व्यंजक कहने का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही है। क्लियर? तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को। डाउट जो हो सकता है, इससे पहले जो हम लोगों ने 3 पृष्ठ देखा ना, 3 पृष्ठ में बस आपको ध्यान से काम करना है। जो S1 और S2 हैं वो वृत्तीय पृष्ठ हैं, और S3 जो हम लोगों ने लिया वक्री पृष्ठ है। तो S1 और S2 के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो 0 हो जाएगा, और S1 और S2 के लिए 0 हो जाएगा। S3 बस के लिए विद्युत फ्लक्स का मान रहेगा, और उसी के हम लोग आधार पे पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो अब इसको रिवीजन कैसे करते हैं, क्या करना है हमको। जब भी हमारे सामने आ गया हम रिवीजन करें। चलो सीख तो लिया हम लोग, पूरा व्यंजक इस तरह से बनता है। ठीक है, चलो एक शॉर्टकट बताता हूँ। अब इसको रिवीजन कैसे करना है हम लोगों को, हमको निकालना क्या है। चलो फटाफट से हम लोग सोचेंगे एक बार। अरे ये आ गया हमारे पास, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है भैया ई हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके लिए? अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण। ठीक, किसके प्रयोग से निकालना है? गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम क्या कहता है, जल्दी से बता दो। गॉस का नियम फाई ई इज इक्वल टू क्या कहते हैं? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहता है। ठीक, गॉस का नियम यही कहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे फाई ई तो चाहिए, विद्युत फ्लक्स तो चाहिए, तभी तो जाके मैं इस नियम का अनुप्रयोग कर पाऊंगा। तो इसका विद्युत फ्लक्स पहले निकालूंगा। किसके लिए बोला है? तो अनंत लंबाई का चालक तार ले लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए गॉसी पृष्ठ की रचना कर लिए, क्योंकि गॉसी पृष्ठ की रचना किए बिना पॉसिबल तो होता ही नहीं है। गॉस का नियम तो गॉसी पृष्ठ पर ही लागू होता है, इसलिए हम लोग गॉसी पृष्ठ यहाँ पे लगाएंगे, बनाएंगे, अनुमान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए लंबाई ले लिया हम लोगों ने स्मॉल एल का, और आर दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसी पर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था जो शुरू से मैं बताते आ रहा था। तो देखो, जैसे ही गॉस का नियम बोला हम लोगों ने ये लगा दिया। अच्छा, गॉस के नियम, लेकिन इसको लगाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ। तो याद नहीं करना है इसको, इसका व्यंजक कैसे बनता है करके, आपको दिमाग लगाओ। अरे फाई ई कहीं ना कहीं चाहिए, मुझे फाई ई निकालना है, मतलब विद्युत फ्लक्स इसके लिए निकालना है, और विद्युत फ्लक्स इसके लिए निकालेंगे। तो 3 पृष्ठ है यहाँ पे, S1, S2 और S3। तो S1 S2 के लिए विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, S3 के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा E इंटू DS हो जाएगा, E इंटू DS, और पूरा काम फिर आपको समझ आ गया। फिर दोनों को तुलना करना है, उसके बाद आपका डायरेक्ट मान निकल जाएगा। और यहाँ एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज आता है, वो है लेमडा। लेमडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्योंकि ये चालक तार जो है ना, रेखा है, एक रेखीय तार है, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे लगेगा। बस सिंपल है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इसका मैंने थोड़ा ओवरव्यू भी आपको दिया है ना। तो जल्दी फटाफट से इसको बना लेना है आप लोगों को। अब वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना अगर कहीं पे कुछ छूटा होगा तो। चलो आते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है उस पर। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं इसके बाद। चलो सेकंड जो है वो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालना है हमको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इसके लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ज शीट लेना पड़ेगा, है ना। चलो डायग्राम पहले बना देता हूँ, उससे क्या होगा आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ आएंगी।
डायग्राम पहले ही बना देता हूँ चलो। देखो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक सीट लिया, चलो इसको पहले हटा देता हूँ, बनना तो वो है लेकिन इसको पहले हटा दिया। एक अनंत एक समान आवेशित जो है अनंत समतल चादर है, ठीक है। माना ABCD एक चादर है, इसको आपको लिख लेना जो जो मैं कह रहा हूँ। माना ABCD कोई अनंत आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इतना आपको लिखना है। माना ABCD कोई अनंत आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे देखो इस चादर से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। इससे R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, इतना बात समझ आ रहा है। तो इससे मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, ये P है, इस पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो एक गॉसी पृष्ठ तो होना ही चाहिए। अब गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोगों ने इसको सामने बढ़ाया उतना ही पीछे की तरफ भी बढ़ा देते हैं। इसको P से P' हम लोग क्या करते हैं, पीछे P' एक बिंदु बढ़ा देते हैं हम लोग P', ठीक है। तो इसको भी लिख लिया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P' लेते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके लिए इसका तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P' लेते हैं तथा P पर एक बेलन की रचना करते हैं। अब देखो P' पर एक बेलन की रचना करेंगे। अब बेलन आराम से यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, बेलन यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने इस तरह से। ये पीछे का पोर्शन है क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहेगा, इसलिए मैंने डैश 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 कर दिया, ठीक है। तो ये P' है, ये क्या है, P'। तो P पर एक बेलन की रचना हो गई। देखो भाई P पर एक बेलन की रचना कर दी हम लोग, और यही बेलन जो है वो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। तो ये क्या है, ये गॉसीय पृष्ठ ही तो है और कुछ नहीं। कुल मिला के अल्टीमेटली आपको गॉसीय पृष्ठ चाहिए ही चाहिए। तो ये गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। तो क्या क्या लिखना है समझ आ रहा है पूरा। अब मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। माना ABCD कोई अनंत आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे R दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरी ओर, ये ABCD चादर था, उसके दूसरी ओर हम लोगों ने क्या लिया, एक बिंदु P' लिया और ये P' पर एक बेलन की रचना किए। P' पर एक बेलन की रचना कर दिए जो गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। अब इसके जस्ट आगे बता रहा हूं मैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया पूरा। आपको डायग्राम सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है, ठीक। अब बेलनाकार जो पृष्ठ दिख रहा है उसको भी हम लोग 3 जो है भागों में बांट सकते हैं। बेलनाकार पृष्ठ या जो गॉसी पृष्ठ है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो लिख लेना, ये जो बेलनाकार पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ है, गॉसी पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ या गॉसी पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से, चलो लिख देते हैं उसको भी। पहला भाग कौन सा होगा, दूसरा भाग कौन सा होगा, तीसरा भाग कौन सा होगा, तीनों देख लेते हैं। तो पहला भाग जरा ध्यान से देखो, डायग्राम देख के आप बता सकते हो। पहला भाग देखो, वृत्तीय फलक
वृत्तीय फलक आपको बाएं तरफ दिख रहे हैं और दाएं तरफ दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। तो वृत्तीय फलक बाएं तरफ का, वृत्तीय फलक दाएं तरफ का, और एक यहाँ पे दिख रहा है वक्रीय पृष्ठ। बेलन ही है ना, कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, यहाँ अलग से बना देता हूं मैं। तो इसको मैं बोल रहा हूँ वृत्तीय पृष्ठ या वृत्तीय फलक दाएं तरफ का, इसको बोल दिया वृत्तीय फलक बाएं तरफ का, और ये हो गया बीच वाला वक्रीय पृष्ठ। तो 3 पृष्ठ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो लिख लो वृत्तीय फलक, वृत्तीय फलक दायां, वृत्तीय फलक दायां, दूसरा हो जाएगा वृत्तीय फलक बायां, वृत्तीय फलक बायां, और तीसरा हो जाएगा वक्रीय पृष्ठ। वक्रीय पृष्ठ क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से देखना, वृत्तीय फलक दायां और वृत्तीय फलक बायां को ध्यान से देखो। ये है वृत्तीय फलक दायां और ये हो गया बायां, ठीक है। तो दायां को देखेंगे, दायां तो आप देखोगे यहाँ पे ये इसके साथ ही जा रहा है, इस तरह से देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है, ठीक। तो इसके साथ कोण कौन सा बन रहा है, 0 डिग्री का। देखो यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स आएगा और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों सेम, मतलब कोण कितना, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। किसका थीटा बोल रहा हूँ मैं, विद्युत फ्लक्स का थीटा। समझ आ रहा है बात। देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ विद्युत फ्लक्स भी इसी दिशा में जाएगा, मतलब दोनों के बीच कोण 0 है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी बाएं में भी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी में और विद्युत फ्लक्स भी इसी में, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन ये जो लास्ट वाला है वहाँ ध्यान से समझना, ये जो वक्रीय फलक है, वक्रीय फलक पे विद्युत फ्लक्स जो है अभिलंबवत गुजरता है, मतलब इसके और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 90, ठीक है। तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, कोण बस बताने के लिए बताया मैं भाई कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ आ गई यहाँ पे। और ऐसा होगा तो आप बता सकते हो, अतः cos 0 का वैल्यू कितना होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो cos 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा cos 90 इज इक्वल टू 0। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः बेलन के पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पे लिखो, अतः बेलन के पृष्ठों से, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे तीनों पृष्ठ को ले लिया, पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो बेलन के पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। कुल विद्युत फ्लक्स अगेन फाई ई इज इक्वल टू, 3 पृष्ठ हैं इसलिए तीनों पृष्ठ के लिए लेना पड़ेगा। तो पहला पृष्ठ जो है बायां, ई इंटू डी एस, ई डी एस कॉस थीटा डायरेक्ट लिखूंगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके लिए cos 0 प्लस क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए भी ई डी एस कॉस 0 डायरेक्ट समझ आ रहा है ना, प्लस ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 90। तो 2 पृष्ठ के लिए 0 0 और तीसरे पृष्ठ के लिए 90। तो इसका वैल्यू तो वैसे भी 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये दोनों हमारे पास आएंगे। इसलिए फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा ई डी एस और ये हो जाएगा प्लस ई डी एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये क्लोज इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको खाली भी रख सकते हो क्योंकि वक्री पृष्ठ है, ये जो है बंद वक्री पृष्ठ है, यहाँ पे जो है गॉसी पृष्ठ जो है वो बंद है, तो इसलिए आप क्लोज इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली भी रख दिए तो क्लियर। अब ई देखो, ई बाहर आ जाएगा है ना, और ये जो ई इंटू डी एस, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस प्लस यहाँ पे भी ई बाहर निकाल दिए, हो जाएगा ई इंटू डी एस। और डी एस क्या है, तो पृष्ठ है, पृष्ठ जो है पृष्ठ समाकलन है, तो पूरा समाकलन कर दो, पूरे पृष्ठ का समाकलन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल ए। मान लेते हैं कि भाई इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, किसका, इसका,
दाएं तरफ के वक्री वृत्तीय पृष्ठ का। वैसे बाएं तरफ के भी वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पूरा क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो इसको ई इंटू ए लिख दिया। क्या लिख दिया, ई इंटू कैपिटल ए लिख दिया। क्यों लिखा समझ आ रहा है, ये कैपिटल ए क्या है समझ आ रहा है ना। वैसे यहाँ पे भी लिख दिया ई इंटू कैपिटल ए, तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ए प्लस ई इंटू कैपिटल ए। तो फाई ई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2EA। यहाँ तक बात समझ आ गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, 2EA लिखा मैंने। ए क्यों लिखा समझ आ गया, तो ये ds जो है, ds का इंटीग्रेशन मतलब ये जो वक्रीय वृत्तीय पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको मैंने लिख दिया क्या, कैपिटल ए, एरिया, ए फॉर एरिया। ठीक, इक्वेशन 1 तक चीज़ें जो है क्लियर समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं अब गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या होता है भाई, गॉस के नियम से हम लोगों को पता है कि गॉस का नियम क्या कहता है। ठीक है, चलो गॉस का नियम भी लगा देते हैं यहाँ। गॉस का नियम कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखना है, गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से। ठीक है, चलो जल्दी से बना लो, इतना नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं गॉस के प्रमेय से। ये बना लिया हो तो इधर समझा देता हूँ आगे का जो है। ठीक है, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड भी वही है। देखो क्यू यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ पे हो जाएगा क्या, फाई ई यहाँ पे भी है बाएं पक्ष में, यहाँ पे भी फाई ई है, मतलब दाएं पक्ष दोनों का बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को आप अगर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको यहाँ E का वैल्यू निकालना है क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल रहे हो। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू, E को बस वहीं रखो, बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर दो, इधर पक्षांतर कर दो। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात वही है क्योंकि वो कैसा था, ये था, देखो समतल चादर है और चादर है, इसका मतलब यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि उस समय देखो इससे पहले वाले हम लोगों ने देखा अनंत लंबाई का चालक तार था, तो तार में रेखीय आवेश घनत्व लगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा आवेश घनत्व लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा, क्योंकि यहाँ लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में आवेश वितरित हो रहा है, मतलब यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा। तो यहाँ आपको लिख देना है, ये समीकरण 3 दे दो। ठीक है, समीकरण 3 दे दो, उसके बाद लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यों पृष्ठीय आवेश घनत्व लग रहा है, समझ आ रहा है बात को यहाँ। ठीक है, तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व तीनों मैं समझा के रखा हूँ। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। और क्यू अपॉन ए होता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 से कर दो, समीकरण 3 से कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू इसमें डाल दो यहाँ पे, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए गेट कैंसल्ड एंड वी गेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अभिष्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सीधा लिख देना, यही अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही। ठीक, समझ आ गया। तो पूरी चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, क्या हम लोग कर रहे थे, कैसे है ना। ये हर एक चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया मैं, बिल्कुल बेसिक से। 2 हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया, एक और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं लास्ट एप्लीकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर 3, गोली कोष के कारण। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में तीनों के तीनों गॉस के नियम के अनुप्रयोग तीनों को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। ठीक,
तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबा करके ही जाना है और अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों के सभी कांटेक्ट में आपको क्या करना है, हमारी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो भी जुड़ सकें। ठीक है ना। तो बिल्कुल 100% बेनिफिशियल क्लासेस आप लोगों के लिए हम हमेशा प्रोवाइड कराते हैं। कुछ दिनों से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू सम रीज़न, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहना है, बने रहना है हमारे चैनल के साथ। लास्ट देखते हैं, लास्ट एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इतना जल्दी नोट डाउन करो, लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्लियर, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन जो थर्ड एप्लीकेशन है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, क्या होगा इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे किस तरह से इसको बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक गोली खोल लेना है। गोली खोल या गोली कोष का मतलब होता है एक गोला जो अंदर से खोखला है। यहाँ पे आया ना टर्म, देखो गोली कोष या गोली खोल लिखा रहेगा, तो गोली कोष या गोली खोल का मतलब होता है एक गोला जो अंदर से खोखला होता है, जस्ट लाइक बॉल। गेंद जो होता है अंदर से खोखला होता है वैसे ही। तो हम लोग क्या करते हैं, माना एक आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष ले लेते हैं। माना एक गोली कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो माना एक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। माना एक गोली कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। यहां तक बात समझ आ गया। इस गोली कोष पर Q आवेश समान रूप से या संतत रूप से वितरित है। इसको भी नोट डाउन कर लेना। इस गोली कोष पर, इस गोलीय कोष पर Q आवेश स्मॉल q लिख देते हैं, चलो Q आवेश संतत रूप से वितरित है, मतलब समान रूप से वितरित है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। तो इसके निम्न 3 स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। किस किस तरह से समझते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। तो इसको लिख लो पहले, इसके निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। कौन कौन सी वो 3 स्थितियां हैं, और तीनों स्थिति एग्जाम में पूछता है। ध्यान रखना बच्चों, मैं जब लास्ट में चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मैं आपको वीडियो दूंगा, और उस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आने वाला है बड़े मार्क्स में यही है एग्जाम। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 3 जो है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 अलग अलग कंडीशन के लिए आपको निकालने के लिए देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसके निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक एक करके तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट जो है स्टार्ट करें, इसी का फर्स्ट है, ध्यान रखना है ना, 3 स्थिति होते हैं। अच्छा, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। माना एक गोलीय कोष या गोली खोल है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, ये रहा कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है। इसकी त्रिज्या क्या है, अंदर से ये खोखला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 3 स्थितियों में इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी किसी बिंदु पर। तो पहला स्थिति जो है, पहला स्थिति लिख देता हूं, इसको रोमन में लिख देता हूं। चलो, पहला स्थिति जो है, पहला स्थिति होगा क्या कि
जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। देखो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये गोला है, उसके बाहर स्थित हो। दूसरा में क्या हो सकता है, ये बिंदु जो है इस गोले के ऊपर ही आ जाए, और तीसरे में क्या हो सकता है, वो गोले के अंदर आ जाए। तो तीन स्थिति बनता है यहाँ पे, समझना। तीनों को मैं यहाँ बताऊंगा। सबसे पहला स्थिति की जो बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो वो गोले के बाहर स्थित हो, दूसरे में वो गोले के पृष्ठ पर ही आकर स्थित होता है, और तीसरे में गोले के अंदर आ जाता है। तब ये तीनों स्थिति में आपको पूछता है, ठीक है। एग्जाम में एक बार आया था कि पहली स्थिति में R इज ग्रेटर देन R बोला था, ठीक है, और ये दूसरा स्थिति बोला था R इज लेस देन R बोला था, ठीक है, और R इज इक्वल टू R बोला था। तो यही तीन स्थिति है जिसको शब्दों में मैं जो बोल रहा हूं उसने क्या किया था, ऐसा, उसको शब्दों में जो मैं बोल रहा हूं उसको इसने ऐसे सांकेतिक भाषा में लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान समझना है ये क्या R कई बच्चे तो यहीं से घूम गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तब आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो बिंदु है वो क्या है, गोले के बाहर स्थित है। तो पहला लिख लेना, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोले के बाहर स्थित है, गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं। तो गोले के बाहर मान लेते हैं एक बिंदु स्थित है, तो इसके लिए लिखेंगे माना O को केंद्र मानकर, ये केंद्र क्या है O, माना O को केंद्र मानकर O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O को केंद्र मानकर O से R दूरी पर ये बिंदु P है। ये P कहाँ है, ये O से R दूरी पर। ये R नहीं है, यहाँ से पूरा ये R है, यहाँ से ये पूरा R है। O से ये P तक की दूरी R है, स्मॉल r है, ठीक है। तो O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। समझ आ रहा है, सभी लोगों को समझ आया, ओके। आगे चलें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि गॉसी पृष्ठ की रचना करना है बेटा, तो गॉसी पृष्ठ की रचना करेंगे तो O को केंद्र मानकर R त्रिज्या लेकर एक और हम लोग पृष्ठ, एक और गोले की रचना करते हैं। तो पूरा आपको लिखना है, माना केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या लेकर एक अन्य गोले की रचना करते हैं जो एक गॉसी पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, कार्य करता है। इतना आपको लिखना है। तो क्या करना है, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक आपको और गोला बना लेना है। यही जो गोला बना रहे हैं यही गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। तो ये जो है वही गॉसीय पृष्ठ है। क्या है यह, गॉसीय पृष्ठ, क्योंकि गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉसी पृष्ठ देख रहे हो आप, तीसरा अनुप्रयोग है, हर जगह गॉसी पृष्ठ तो होना ही चाहिए। यहाँ बेलन की रचना तो नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग एक और गोला बना लिया। अब ये गॉसी पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये वाला जो गोला। क्या क्या लिखना है, समझ आ गया। अब जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तब क्या करेंगे, तो अतः R त्रिज्या के गोली चालक से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहां देख लेते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस। यहाँ पृष्ठ की तो बात ही नहीं है, सीधा हो जाएगा E इंटू डी एस। वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का साइन हर में लगा सकते हैं, इससे पहले जो मैंने नहीं लगाया वहाँ पे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये गॉसी पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसलिए आप क्लोज इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन में ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना दिए तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन होता है। क्लोज इंटीग्रेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन इसका कर दो। ई अगेन क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है। अब डी एस मतलब पूरे पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल डी एस बोल रहे हैं ना, और उसका इंटीग्रेशन मतलब पूरे, डी एस मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का समाकलन करें मतलब पूरे पृष्ठ का सरफेस एरिया या गोले का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ये गोला है। सर्कल कोई मत समझना, ये सर्कल नहीं है भाई, ये गोला है। मैंने 2D डायग्राम यहाँ बनाया है, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आपने क्लास 10 में पढ़ा,
क्या होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, E इंटू ये ds का मतलब गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लिख लेना इधर, नोट डाउन कर लेना आप लोग। ds का मतलब गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इंटीग्रेशन है इसलिए, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही हमारा क्या है, इक्वेशन पहला। इक्वेशन फर्स्ट समझ आ गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से गॉस के नियम से, अब गॉस के नियम से क्या होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बार बार यही काम कर रहे हैं पहले और दूसरे से। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो उसको इधर ही रखते हैं, बाकी चीज़ों को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई है ना। अब देखते हैं आगे, आपको क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा लिख सकते हो, देखो ये E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और यही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जबकि बिंदु जो है वो गोले के बाहर स्थित है तब के केस में। तो पहला कंडीशन जो है समझ आ गया, 3 स्थितियां यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। पहली स्थिति हम लोगों ने देख लिया कि भाई जब बिंदु जो है वो गोले के बाहर स्थित है तब क्या होगा, तो हम लोगों ने उसको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदु जब ये बिंदु है वो गोले के अगर पृष्ठ पे आ जाता है तब क्या होगा। ठीक, तो इसको हम लोग एक समीकरण दे देते हैं, आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो पहला कंडीशन समझ आ गया, ये जब बिंदु जो है गोले के बाहर स्थित हो तो ऐसा होगा। इसी को एग्जाम में कैसा दिया है कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, मतलब ये स्मॉल आर का वैल्यू जो है, स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन है कैपिटल आर से, तो ऐसा भी कंडीशन देता है। ध्यान से रखना, इसको लिख लेना भाई, नोट डाउन कर लेना कि स्थित हो, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो उसको आप सांकेतिक भाषा में ऐसा भी लिख सकते हो, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखो बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसा भी एग्जाम में आए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, वैसे ये यूनिट ये चैप्टर खत्म होने वाले, मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। इससे जस्ट बाद वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का, तब आप देख पाओगे कि ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह से भी आया हुआ है। ठीक, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। देखो प्यारे बच्चों, जितना बेनिफिशियल हमारे चैनल से जुड़ करके आप जितने फ़ायदा उठा सकते हो है ना, वो उठा लो। आपके लिए यहाँ पे जुड़े रहना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। तो आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, हर एक मीडियम में मैं कह रहा हूँ आप फैला दो हमारे चैनल को, क्योंकि जितना एफर्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ उतना आउटपुट नहीं दिख रहा है मुझे। आउटपुट चाहिए, अगर आप लोग उतना कर पाते हो, हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर पाते हो, ये हमारा ही चैनल है, बस आप लोगों के लिए बनाया गया, तो आप लोग को ही सपोर्ट करना है, अपने फ्रेंड्स तक, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि हम यहाँ और ज़्यादा मेहनत कर सकें और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे और कंटिन्यूसली कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को काम करना है, सपोर्ट करना है हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा। ठीक, चलो ये समझ आया पहला जो कंडीशन था। सेकंड कंडीशन देखिए क्या होगा बेटा, मैंने पहले ही बताया। सेकंड कंडीशन में ऐसा होगा कि ये जो बिंदु R था, इसका अलग से डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, आप समझ लो थोड़ा। ये जो बिंदु जो R दूरी पर था, स्मॉल r दूरी पर, वो क्या होगा, अब ये बिंदु P जो है यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो।
जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, इसका मतलब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ये r जो है अब r नहीं रह के r और ये कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि p कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो आप चाहो तो इसका अलग से डायग्राम बना भी सकते हो और नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं है वैसे, है ना। तो ये समझ आ रहा है, ये बिंदु कहाँ पे आ गया, अब ये जो बिंदु P था पहले बाहर था वो अब गोले के पृष्ठ पर ही आ गया। क्लियर। और गोले के पृष्ठ पर आ गया तो भाई ये जो स्मॉल r और कैपिटल R थे दोनों इक्वल हो गए। ठीक, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू r हो गया। अब इस कंडीशन में, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन है तो इस स्थिति में आप लिख लेना, इस स्थिति में, ऐसा स्थिति अगर पॉसिबल है तो इस स्थिति में आप लिख देना, इस स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको समीकरण 3 दे दो, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 पे मार रख दो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसको दे दिए समीकरण नंबर 4। क्लियर हो गया। अब एक और लास्ट स्थिति जो बाकी है, लास्ट जो सिचुएशन क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, यहाँ तक का चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। बहुत अच्छे से आप लोगों को चीज़ें जो हैं यहाँ पे समझाई गई है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा प्रोवाइड कराएंगे हम, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो जल्दी से आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलो देखते हैं लास्ट कंडीशन क्या है, 3rd। थर्ड कंडीशन में क्या होगा बताओ। 2 कंडीशन समझ गए होगे तो तीसरा भी समझ आ गया होगा। अब बिंदु जो है यहाँ पे ना होके ये जो है इसके गोले के अंदर आ जाता है। ये बिंदु जो P है इस पर यहाँ पर स्थित था, वो क्या हो गया और अंदर आ गया यहाँ, मतलब ये हो गया R जो है और छोटा हो गया। तो नेक्स्ट जो लिखना है 3rd, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो 3rd कंडीशन लिख लेना, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो, तब क्या होगा। इसके लिए सांकेतिक भाषा क्या होगा, ये R का वैल्यू छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल R से। देख लो R का वैल्यू छोटा हो गया कैपिटल R से। तो इसको सांकेतिक भाषा में इस तरह से भी पूछा है, ठीक है, पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बिंदु यहाँ पे आ गया तो सीधा सिंपल सा बात है भाई कि जब आपने गोले को आवेश दिया तो आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर ही होगा। ठीक है, ये गोला है तो आवेश इस पर ही वितरित रहेगा। कुछ इस तरह से इसके अंदर आवेश जाएगा क्या, इसके अंदर आवेश बिल्कुल भी नहीं जाता। आवेश जो है सिर्फ और सिर्फ उसके पृष्ठ पर ही वितरित रहता है। मतलब गोले के या गोली चालक के अंदर यहाँ पे आवेश बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए Q या आवेश का जो मात्रा है वो हो जाता है 0। तो लिख लेना है, गोली चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित रहता है। चूंकि यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे, गोली चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही स्थित रहता है, अतः गोले के अंदर आवेश, गोले के अंदर आवेश क्या होगा, आवेश Q इज इक्वल टू 0। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो Q का वैल्यू क्या हो गया, देखो 0 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3rd में ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वो 0 ही होगा। तो समीकरण 3 से डायरेक्ट आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो हमारे पास एक समीकरण आया, समीकरण नंबर 5, तो इस तरह से आप बोल सकते हो समीकरण 3, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 गोली कोष के विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।
समीकरण 3, समीकरण 4, देखो 3, समीकरण 4 तथा समीकरण नंबर 5 गोलीय कोश के विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो समझ आया होगा आप लोगों को, क्लियर। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, आपने ध्यानपूर्वक देखा, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था गॉस के नियम के अनुप्रयोग, वो पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमको डाउट है, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हमारे जो यहाँ पे एक चैनल का मैं लिंक दूंगा, जो हमारा एक स्टडी चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। और जो भी डाउट है, जो भी कुछ आपको लगता है, जो भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ हमसे शेयर कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार लास्ट में और कहना चाहूँगा, सभी बच्चों ध्यानपूर्वक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों तक शेयर करना है आप लोगों को। जिस भी मीडियम में आप जो है सोशल मीडिया में रहते हो, सारे मीडियम में हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर आप जो है सेंड कर देना। और हमारे चैनल को सपोर्ट जितना ज़्यादा कर सकते हो, उतना ही हम आप लोगों के लिए बेटर साबित होंगे, 100%, ये गारंटी है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ। क्योंकि ये चैप्टर जो है हो गया फिनिश, चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। अब तो अनलॉक की स्थिति यहाँ पे भी हमारे एरिया में स्टार्ट हो गई। तो मैं फिर से क्लास में यहाँ अवेलेबल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब कंटिन्यूसली आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक। तो सिचुएशन बहुत ख़राब था इधर, इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी। अदरवाइज़ मैं तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही यहाँ हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सर के सपोर्ट में रहो और हमारे YouTube चैनल को भी सपोर्ट करते रहो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ओके।